A very warm good morning to all of you, and I hope you all are fine at your home. See, beta, yesterday we have started a new chapter, chapter number 13, History. Now, today we will do the remaining part of the chapter, okay? And the chapter name is Planning for Development. See, once the initial problems were sorted out, the next objective was building a strong agricultural and industrial base. सारी प्रॉब्लम्स के बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल बेस सो टू अचीव इट द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप एक न्यू प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ was set up in 1950 and the 5-year plans were formulated to hasten the process of development and they were framed, executed and monitored by the planning commission. So the government took the lead in the setting up heavy industries. सी ये जो 5 ईयर प्लान्स प्लान किए गए इसमें क्या था कि उसको फ्रेम किया गया फिर देन एग्जीक्यूट देन मॉनिटर किया गया सो गवर्नमेंट ने लीड किया कि इसमें सबसे ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज बनाने में सच एज स्टील एंड इन बिल्डिंग डैम्स Jawaharlal Nehru at that time realizing the importance of dams so that called them the temples of modern India. See, two sectors are there, public sector and the private sector. The public sector was given the responsibility of mobilizing resources and developing infrastructure, and the private sector had a limited role to play. So, after this, our next topic is an independent foreign policy. See, ever since achieving independence, India has sought to develop an independent foreign policy. इंडिया को जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली सो दैट हमारा जो नेक्स्ट मोटिव था कुछ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना सो दिस स्टार्ट वाज मेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के जो मेन प्रिंसिपल्स थे वो उन्होंने बनाए जिसमें जो मेन था फर्स्ट वन इज नॉन अलाइनमेंट सी व्हाट इज नॉन अलाइनमेंट See, in this, after the Second World War, there were two major superpowers in the world USA and the former USSR. And rivalry between these powers resulted in the formation of two hostile military blocs. बिकॉज ये दोनों बहुत राइवल्स थे आपस में और इनकी जो पावर्स थी इसकी वजह से क्या था अलग अलग इनके मिलिट्री के ब्लॉक्स बने हुए थे सो कॉन्सिक्वेंटली एट एन एटमोसफियर ऑफ टेंशन डिस्ट्रस्ट एंड फियर डेवलप्ड सो इट वाज नॉन एज द कोल्ड वॉर वैसे तो वॉर नहीं था बट इंटरनल वॉर इज गोइंग ऑन लाइक टेंशन डिस्ट्रस्ट एंड फियर डेवलप हो रहा था इसकी वजह से इसे हम कह सकते हैं दिस वाज नोन एज द कोल्ड वॉर So, as many former imperialists colonies were attaining independence at this time, so उस टाइम पे imperialist कुछ colonies थी उन्हें independence मिली आज़ादी मिली so both powers tried to draw these newly independent countries into their respective blocks so that ये powers अपनी power को enhance करने के लिए जो independent नई countries थी उन्हें अपने blocks में अपने military blocks में एड ऑन करना चाह रहे थे सो इंडिया डिड नॉट विश टू ally itself with either because it was aware of high price of military involvement इंडिया इसके लिए राज़ी नहीं था बिकॉज क्योंकि रीज़न क्या था क्योंकि जो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट थी उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई प्राइस लगना नॉट मीन ओनली द एब्सेंस ऑफ वॉर कि हमारे लीडर्स क्या मानते थे कि पीस डिड नॉट मीन ओनली द एब्सेंस ऑफ वॉर कि वॉर नहीं होगी तभी पीस मिलेगा सो इट ऑल्सो मीन्ड हेल्दी कॉपरेशन अमंग नेशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल और इसका मीनिंग एक और क्या था कि हेल्दी कोऑपरेशन होना चाहिए सभी नेशंस के बीच में फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सो दिस पॉलिसी केम टू बी
डिफाइंड एज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, दैट मीन्स कि उनके साथ किसी की भी तरीके से ज्वाइन नहीं किया, सो दैट दिस पॉलिसी इज नॉन एज द नॉन alignment policy. So it means that independent approach towards word issues कि पूरे word के लिए हमारे independent issues थे without being influenced by the either block. जो दो blocks थे USA एंड USSR, उनके साथ हम influence होके उनके साथ add on हमने नहीं किया. So that non alignment does not mean remaining neutral और नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन फॉरेन अफेयर्स. इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम फॉरेन अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे या फिर हम न्यूट्रल हैं. इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या था, इट मीन्स रिमेनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ मिलिट्री, कि हम अपनी मिलिट्री के लिए इंडिपेंडेंट रहेंगे, एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स वाइल टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन द प्रमोटिंग वर्ड, की वर्ड को प्रमोट करने के लिए हमारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या हमारी मिलिट्री है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी, ना कि किसी भी प्रेशर में. So, promoting world peace and understanding amongst nations, and it also means taking an independent stand on international issues. That means कि हमारा एक independent stand होगा on the international issues. Now the next topic, 70 years of our independence, and it is time to assess our successes एंड फेलियर्स ड्यूरिंग दीज 7 decades. मतलब ये 7 decades में क्या हमारे सक्सेसेस और फेलियर्स रहे हैं, ये हमें चेक ऑन करना था. सो हैज़ इंडिया बीन एबल टू अचीव द आइडल्स that our leaders set out in the constitution? Now see the successes. People practicing different religions and speaking different languages live in India. हमारी जो कंट्री में रिलीजन्स भी बहुत सारे हैं एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो. So, but despite such diversity, India has managed to stay united and hence strong. इतनी सब डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया ने मैनेज किया कि यूनिटी दिखाई अपनी और स्ट्रांग रहा. एंड इंडिया रिमेन्स अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक नेशन ऑल्सो, एंड पीपल हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शंस एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि लोगों ने अपने वोट करके अब तक इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया. एंड वी हैव अ फ्री प्रेस दैट हैज़ बिकम वेरी वोकल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. फ्री प्रेस मीन्स हमारा मीडिया, दैट मीन्स वो इतना फ्री ऑफ माइंड है दैट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स जो मीडिया को क्लियरली दिखता है वही वो बोलता है, किसी भी दैट मीन्स वो पॉलिटिकल पार्टी के अंडर कंट्रोल नहीं है. एंड वी ऑल्सो हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो जुडिशरी पार्ट हमारी कंट्री का बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट इज़ एट एन ऑल टाइम हाई, एंड देयर हैज़ बीन अ रोबस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ. दैट मीन्स एग्रीकल्चरल जो आउटपुट है वो बहुत हाई होती जा रही है और उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है. Peaceful activities, it is one among the few countries which have sent a mission to the moon. So these are the successes of the country. After this, the last topic of the chapter is the challenges ahead. See, India has progressed a lot during the last few decades. लास्ट फ्यू डिकेड्स में बहुत सारी प्रोग्रेस की है. से देयर इज़ हाउएवर मच मोर टू बी डन, अभी और भी करने की नीड है. लाइक रिमूविंग पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. प्लीज़ अंडरलाइन दीज लाइन्स और वर्ड्स जो जो हमारे यहाँ चैलेंजेस हैं. फर्स्ट वन इज़ रिमूविंग पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. Like crores of Indians are still below the poverty line, and they do not get even 2 meals in a day. So that removing the poverty is the biggest challenge. Second challenge is there is also a lot of caste inequality in our society. अभी भी still ये challenge है that the untouchables continue to be discriminated against in the some places, and they are still not allowed to draw water from public wells or to the enter temples. Next is third point, there is also a lot of gender inequality. Gender inequality means male और female के बीच में difference बहुत ज़्यादा है. So while we have given able to achieve political equality, economic and social equality is still a distant
distant dream. Now, give an example to prove that there is a political equality in India. We will discuss in the class. Next is making education for all available to all. सबके लिए education educated होना बहुत ज़रूरी है. Is another challenge for the decades ahead. So for educational progress has been very uneven, क्योंकि जब तक वो स्कूल ही नहीं भेजेंगे हम उन्हें needs to be pursued more aggressively. And an accompanying challenge is to create jobs for the millions of youth. This is the another challenge कि इतने millions of youth है जो उनके लिए jobs create करना, passing out from schools, colleges and the technical institutes. So these are some challenges जो अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे हैं, जिन्हें हमें कवर अप करने की नीड है. सो द चैलेंजेस आर फॉर इंडिया आर मैनी, and those given here are only the tip of the iceberg. Okay, so but good thing is that we are in a position to tackle these challenges. हम ऐसी पोजीशन में हैं कि इन सारे challenges को tackle कर सकते हैं because the attitude of the people is changing now. Okay, and Indians today are much more aware and the responsible. They want a change and are willing to work for it. So this was your chapter. Please do it on time, learn, read it, do your exercise and question answers on time. Thank you. Have a nice day.